आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है गणेश पाइन, जिसका टाइम पीरियड है 1937 से 2030 ईस्वी। इसके हम बारे में पढ़ेंगे। इनके कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी कृतियों में मिथक या लोक कथाएँ महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मौजूद रहते हैं। मिथक अपने विषय वस्तु के साथ कला में मौजूद रहने के साथ ही उसके माध्यम से अभिव्यक्त सूचनाओं एवं कथ्य को समृद्ध करते हैं तथा कलाकृति विशेष को इतिहास, समाज एवं संस्कृति के साथ जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आदिमकालीन, पौराणिक एवं मध्ययुगीन मिथक हमें गहरे प्रभावित करते हैं। किसी काल विशेष में मिथक समय की असीमता को स्थापित करते हैं एवं ऐसी परिघटना को जन्म देते हैं जिसका कोई प्रस्थान बिंदु नहीं होता। किसी खास स्थान एवं कला में जो घटित होता है, मिथक उसे समकालीनता प्रदान करते हैं एवं उन्हें सार्वभौमिक बनाते मिथक उसे समकालीनता प्रदान करते हैं एवं उन्हें सार्वभौमिक बनाते हैं। अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से मिथक सत्य से सामुदायिक चेतना में लंबे समय तक जीवित चेतना के रूप में विद्यमान रहते हैं। जनता कदम कदम पर इतिहास का निर्माण करती चलती है। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में लिखित इतिहास एवं लोक स्मृतियाँ दोनों विद्यमान हैं। लोक स्मृतियाँ चैत्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म के कारण पूर्वी भारत में सामाजिक समानता की भावना को मिली प्रतिष्ठा के कारण जनमानस में काफ़ी गहरी है। गणेश पाइन की कृतियों में मिथक केवल चित्रात्मक वृत्तांत के रूप में ही नहीं दिखते, अपितु एक तरह की पृष्ठभूमि के रूप में उभरते हैं जो वह प्राय अपने सभी चित्रों में सिरसते हैं। गणेश पाइन अपनी कृतियों में एक नया आयाम जोड़ते हैं। वह मृतकों का सृजन करते हैं। उनके कृतियों की मिथ्यिकी दुनिया में नए विमर्श एवं नए संवाद के दर्शन होते हैं। गणेश पाइन की कृतियों में हम आदिम कला, प्राचीन एवं मध्ययुगीन वास्तु एवं मूर्तिकला, क्लासिक पेंटिंग, मध्ययुगीन सूक्ष्म कला, लोक कला, बंगाली स्कूल की कला, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं यामिनी राय की कला, चीनी एवं जापानी पेंटिंग, क्लासिक मिश्र कला, ग्रीक एवं रोमन कला, पुनर्जागरण कला तथा रेम्ब्रा एवं पाल किली के कामों का संगम देखते हैं। गणेश पाइन का जन्म 11 जून 1937 ईस्वी को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता कृष्णदास पाइन एक ब्रिटिश कारोबारी कंपनी वर्ड एंड हेलर्स के कर्मचारी थे। गणेश पाइन की प्रथम प्रेरणा स्रोत उनकी प्रिय दादी थी, जो कहानी सुनने की कला में पारंगत एवं माहिर थीं। रात होते ही बालक पाइन का उनकी गोद में आना और फिर नित नई कहानियों का सुनाया जाना रोज का विषय था। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों से आरंभ होकर यह कहानियाँ परी कथाओं एवं लोक गाथाओं की दुनिया तक बालक पाइन को ले जाती थी। कहानी सुनाने का उनका अंदाज इतना जीवंत था कि बालक गणेश पाइन उसके एक एक पल और एक एक शब्द को जीता था। पाइन के अनुसार ये जो चित्र आप देख रहे हैं, गणेश पाइन द एनिमल 1972 ईस्वी, कैनवास पर टेम्परा, संग्रह है निजी। पाइन के अनुसार वह सिर्फ सुनते नहीं थे वरन उस कथा कहानी को एक चलचित्र के रूप में देखते जाते थे। यह पाइन की अपनी कल्पना का चमत्कार था जो शब्दों को चित्रों से तुरंत परिवर्तित करता जाता था। बालक पाइन इन्हीं शब्द चित्रों को
अंकित करने की चेष्टा किया करते थे। एक शर्मीले एवं अंतर्मुखी बालक पाइन को चित्र बनाने का नशा कब लग गया कि उन्हें पता ही नहीं चला। इस बारे में वह ठीक नहीं बता सकते। छुटपन से ही उनके पास एक बड़ी स्लेट हुआ करती थी जिससे उन्हें आगाध प्रेम था। उसे घिस मांझकर खूब चमकाकर उस पर नित नई रेखाएं खींचते रहना उनका सहज एवं मनभावना कार्य था। अपनी दादी के माध्यम से कल्पना लोक का जो संसार पाइन ने गढ़ा था उसी को अपनी काली स्लेट पर अंकित करने से ही उनके चित्र गढ़ने की शुरुआत हुई। किसी भी जन्मजात कलाकार में जब कलाबोध जन्म लेता है तो उसको अपने आसपास बिखरे कलारूप अपने आप सहज ही नज़र आने लगते हैं। बालक पाइन की दृष्टि तो सदैव इसी की खोज में रहती थी। अंत दुर्गा पूजा के अवसर पर धूना से सुगंधित धुएं के पार दुर्गा का अस्पष्ट अलौकिक रूप उन्हें सदैव आत्ममुग्ध किया करता था। तो कभी पड़ोसी के घर की छत पर सीमेंट निर्मित गरुड़ की मूर्ति उन्हें इतना आकर्षित करती थी कि वह उसे शाम के दूध हल्के में अत्यंत तन्मयता से चुपचाप का चित्रकार कहा है। 1963 ईस्वी में वह कोलकाता में नवगठित समकालीन कलाकार सोसाइटी ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी आर्टिस्ट के सदस्य बने। तभी से उन्होंने सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में नियमित रूप से भाग लिया। गणेश पाइन ने अपनी कृतियां हवा में अथवा यूँ कहें कि विशुद्ध काल्पनिक रूप से सृजित नहीं की। इसके विपरीत वह एक ऐसे कल्पनावान यथार्थवादी कलाकार थे जिन्होंने जो भोगा सो रचा के सिद्धांत को अपनाया और इसी आधार पर अपने कला रचना के संसार को गढ़ा। यही कारण है कि उनकी कृतियों में एक विशेष प्रकार का आकर्षक है जिसे बयां कर पाना शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है। बस उसे देखा और महसूस किया जा सकता है। यह एक अंतर्मग्न कलाकार का कला संसार है जिसे अंतर्मग्न से ही देखा जा सकता है। कल्पना प्रबल होते हुए भी वे सचेतन भाव से कलाकृतियों को रचते थे। अपने सचेतन कलाबोध को एक विशेष तथा नितांत मौलिक रूप प्रदान करने के हेतु उन्होंने अथक प्रयास एवं प्रयोग किए। इस संबंध में शुरू के वर्षों में भारतीय चित्रकला से पश्चिम की आधुनिक चित्रकला से उनका तुलनात्मक अध्ययन क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सूरियलिज्म तथा नॉन ऑब्जेक्टिव शैली को परखने की उनकी चेष्टा इसका स्पष्ट उदाहरण है। उनके स्वयं के व्यक्तित्व के अनुसार उस समय की आंकी उनकी छवियां यूरोपियन आधुनिकता के साथ उनके स्वच्छंद वार्तालाप की तरह थीं। इसी मध्य उन्हें अपनी पद्धति अथवा प्रणाली की खोज भी करते देखा जाता है। इस चेष्टा में उन्हें अपने पूर्ववर्ती कलाकारों की पद्धतियों का अवलोकन, चिंतन और मनन भी सम्मिलित नहीं है, वरन इस संबंध में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन भी शामिल है। चित्र निर्माण से संबंधित हर सूत्र को उन्होंने जहाँ से जैसा मिला उठा लिया, चाहे वह उन्हें पूर्ववर्ती कलाकारों की कलाकृतियों के माध्यम से उपलब्ध हुआ हो अथवा नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्पचर्या से मिला हो या परितोष सेन के भाषण से प्राप्त हुआ हो अथवा फिर छात्र जीवन के कलागुरु मणिक लाल बंदोपाध्याय द्वारा उपलब्ध कराया गया हो। वे सदैव कल्पना, यथार्थ, आकृति, रंग विन्यास, भाव विभाग तरफ तथा परिदर्श रूपी उपादानों का एक ऐसा कलात्मक समन्वय रचने में लगे रहे जिसकी उपलब्धि दर्शक के तीव्र मनोयोग के परिणाम स्वरूप स्वयं ही अपना रहस्य व्यक्त कर पाने में सफल हो। उनकी आकृतियों में एक ढांचा तत्व को स्थान मिला। जानवरों के नाखून और पंजे दिखाए गए या परभक्षी या शिकार के रूप में दिखाया गया है।
पाइन की आंखों का निरूपण प्रशंसनीय है। आर्ट कॉलेज के दिनों से ही पाइन मुख्यतः जल रंगों में काम कर रहे थे। कलम और स्याही से रेखांकन उनके अयम माध्यमों में थे। तेल रंग उन्हें कभी रुचिकर एवं ग्रह प्रतीत नहीं हुआ। उनका मानना था कि तेल रंग माध्यम में जितने सशक्त स्ट्रोक्स की आवश्यकता होती है वह उनके स्वभाव में ही नहीं था। वह एक अत्यंत संवेदनशील कोमल भावों वाले कलाकार थे, इसलिए उन्होंने तेल रंग को छोड़कर अन्य सभी माध्यमों में हाथ आजमाए और अंत 1968 ईस्वी के अंतिम दौर में टेम्परा माध्यम का चुनाव अपनी छवियों के आंकने के लिए सुनिश्चित किया। उन्हें प्रसिद्ध अमेरिकन चित्रकार एंड्रयू वाइथ 1917 से 2009 ईस्वी के उदाहरण में यह हिम्मत मिली, जो टेम्परा से विशाल कैनवास पर काम किया करते थे। गणेश पाइन ने 60 के दशक से ही अपनी कला यात्रा का आरंभ शुरू कर दिया था और 70 के मध्य तक आते आते वह एक सिद्धहस्त कलाकार के रूप में माने जाने लगे थे। उन्होंने अपना एक अनोखा तथा मौलिक कला संसार निर्मित कर लिया। उनके चित्रों की भाषा शैली, रंग रूप विन्यास, रूपक, कृति आकृति, दृश्य परिदृश्य सब कुछ अपना था। उनके कैनवास में गहरी छाया का अंतर्लंबन सुनहरे रंग प्रयोग के साथ है। उनके अधिकतर कैनवास पटलों पर मृत्यु और जीवन के विरोधी कृष्ण को दिखाया गया है। जीवन की विसंगतियों और कुरूपताओं को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा था। इन सब की प्रेत छाया उनके चित्रों पर भी थी, पर एक सिद्धहस्त कलाकार होने के नाते उन्होंने इन विसंगतियों एवं कुरूपताओं का चित्रण ऐसा नहीं किया जिससे दर्शकों के मन में किसी भी प्रकार की वितृष्णा या निराशा का भाव उत्पन्न हो। उनका चित्रण इतना मर्मक, गंभीर, कलात्मक एवं काव्यात्मक था कि वह दर्शक को प्रथम दृष्टि में ही बांध लेता था। उनके चित्र दर्शन से सीधा संवाद मानने में सक्षम है। यही कारण है कि उनकी शैली को काव्यात्मक सूर्यलिज्म का नाम दिया गया। यद्यपि उनके प्रारंभिक चित्रों में बंगाल स्कूल का खासा दखल देखने को मिलता है, परंतु बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी भाषा शैली स्वयं गढ़ी और तत्कालीन कला जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया। इसी विशिष्टता ने उन्हें अपने समय के दिग्गज समकालीन कलाकारों जैसे फ्रांसिस न्यूटन सूजा, तैयब मेहता, रजा, M.F. हुसैन, विकास भट्टाचार्य, जोगेन चौधरी आदि की टोली में एक अति विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यह इतना विशिष्ट था कि M.F. हुसैन ने पाइन को तत्कालीन भारतीय कलाकारों में श्रेष्ठ कलाकारों की संज्ञा से सराहा था। देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी कलाकृतियों को देखा एवं सराहा गया। पेरिस, लंदन, वाशिंगटन एवं जर्मनी में उनकी कृतियां प्रदर्शित की गईं। यद्यपि गणेश पाइन कला के बाजारू आकर्षक से सदा दूर रहे, फिर भी 80-90 के दशक में उनकी कलाकृतियों को उच्चतम मूल्य मिला। गणेश पाइन अवसादवादी व्यक्ति थे। यही अवसाद उनके चित्रों की भाषा बना, पर अचरज इस बात पर है कि जब यह अवसाद कैनवास पर मूर्त रूप पाता था तो यह अवसाद दर्शक के मन में विशुद्ध रूप से अवसाद निराशा को जन्म नहीं देता है। वह उसके मन में एक मीठी मीठी दर्द का भाव उत्पन्न करता है, जो उसे बिल्कुल अपना सा, जाना पहचाना, चिरपरिचित लगता था। यह है कि उनकी कृति का प्रभाव, जिसका आरंभ भले गणेश पाइन से होता था, पर उसकी पहुंच प्रत्येक दर्शक के मन एवं उसकी चेतना तक थी। ऐसा भाव करीब करीब उनकी हर कलाकृति में व्यक्त होता है। उदाहरण अर्थ काला चांद 1990 ईस्वी नामक
उनकी कृति को देखिए। इसमें एक स्वर्ण रूपी हिरण है जिसका सिर पीछे की ओर घुमा हुआ है, जो अपने बड़े बड़े उदास नेत्रों से अपनी ही अस्थि पिंजर को निहार रहा है। परिदृश्य अंधकार में है और उसी से एक चांद है जो काला है। अब इन सारे तत्वों का विश्लेषण करें। सुनहरा हिरण सौंदर्य एवं मासूमियत का प्रतीक है। यह जीवन का उजला पक्ष है, पर इसके नीचे उसी का अस्थिपंजर है जो जीवन का अंधकार में रूप है। चांद भी काला है, जबकि वास्तव में चांद काला नहीं होता, बल्कि वह तो उज्जवल प्रकाश का स्रोत है। पर कलाकार का अवसादी मन इस उज्जवल चांद को भी काला दुखद देखता है। तात्पर्य है कि वह जीवन को उसके अंत में देखता है। यह है उसका अपना नैराश्य। पर कलाकृति का कला पक्ष इतना आकर्षक एवं सुंदर है कि दर्शक में नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं करता, वरन उसके भीतर उस दर्द को उत्पन्न करता है जो दर्शक के अवचेतन से पहले ही उपस्थित है। पाइन की कलाकृतियों का यह प्रभाव उसकी सफलता है। सत्तर 80 के दशक में गणेश पाइन ने ऐसे ही अनेक चित्रों की रचना की जो अद्भुत और कलात्मक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हैं। इनमें हर्बर 1971, टेम्परा, फिशरमैन 1972, स्प्रिंग 1975, एससिन 1979, द तीत 1978, द समलिंग ओवर 1983, द ब्लू बोट 1983, द डेविल कन्वर्सेशन 1985, द संत 1986, द हेड 1986, हार्ट्स एंड द हेड 1989, द ब्लैक मून 1999, द वुडेन हॉर्स 1997, कैनवास पर टेम्परा, राधा 1991, पेस्टल, वीर बहादुर 1988, कैनवास पर टेम्परा, द नाइट ऑफ द मर्चेंट 1985 ईस्वी, कागज़ पर टेम्परा, रिलिक्स 1982 ईस्वी, कैनवास पर टेम्परा, द डोर द विंडोज़ 1980 ईस्वी, कैनवास पर टेम्परा, ड्राफ्ट विद द बॉल 1990 मिश्रित माध्यम, द एम्फीबियंस 1970 ईस्वी, कैनवास पर टेम्परा, द कन्वर्सेशन 1977, कैनवास पर टेम्परा, द नाइट 1972, टेम्परा, द ड्रिंकिंग बीस्ट 1974, टेम्परा, फव्वारा पार करते हुए, कागज़ पर टेम्परा, दास 1986, कैनवास पर टेम्परा, स्त्री और सर्प 1975, कैनवास पर टेम्परा, संग्रह लाल संग्रह जयपुर, कपि मिश्रित माध्यम संग्रह है केजरीवाल संग्रह, कोलकाता आत्मचित्र 1968 ईस्वी, स्याही और स्केच पेन, वृक्ष तेल 1978, कागज़ पर पेन स्याही और बॉश, बच्चे संग स्त्री 1979, कागज़ पर पेन स्याही और जल रंग, मैटिया ब्रूजर नवाब सीरीज 1990 मिश्रित माध्यम, लैम्प एंड द एफिजी 1997, कैनवास पर टेम्परा, द वॉरियर 1996, कैनवास पर टेम्परा, द मास्कस 1994, कैनवास पर टेम्परा, आर्चर 1994, कैनवास पर टेम्परा, नाइट ऑफ द पेप्टिर 1994, कैनवास पर टेम्परा, क्वीन कैनवास पर टेम्परा 1994, दुर्गा 1993 मिश्रित माध्यम, नाइट ऑफ द शेफर्ड 1991, कैनवास पर टेम्परा, बिफोर द फाउंटेन 1991, कैनवास पर टेम्परा आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गणेश पाइन के 2 चित्र, माँ और शिशु 1970 ईस्वी, कागज़ पर टेम्परा और बिना शीर्षक, कागज़ पर टेम्परा विशेष उल्लेखनीय है। पाइन ने शायद ही कभी एकल प्रदर्शनी आयोजित की हो, क्योंकि वह एक वर्ष में बहुत कम चित्रण कार्य करते थे और जीविका हेतु उसे बेच देते थे। उनके निजी कार्य जांटिंगस प्रारंभिक ड्राइंग और पेंटिंग में से प्रथम एकल प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में द विलेज गैलरी द्वारा किया गया।
उसके बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित समूह प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिसमें वर्ष 1969 में पेरिस द्विवार्षिकी समकालीन भारतीय पेंटिंग, 1970 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी, 1975 ईस्वी में फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग उत्सव, जापान में एशिया की समकालीन कला, यूएसए में आधुनिक भारत की पेंटिंग आदि शामिल है। जीवन में उन्होंने बहुत सारे सम्मान और उपलब्धियां हासिल की। 1997 ईस्वी में विश्व भारती का अवन गगन पुरस्कार, 2003 ईस्वी में कल्याणी विश्वविद्यालय से डीलिट, 2004 में पश्चिम बंगाल सरकार का अवनींद्रनाथ पुरस्कार, 2010 में केरल सरकार का राजा रवि वर्मा पुरस्कार, 2011 में भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा द लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और ऐसे ही कई और सम्मान मिले। नाइनटीन 1955 से शुरू हुई गणेश पाइन की कला यात्रा का अवसान 12 मार्च 2013 को 76 वर्ष की उम्र में कोलकाता में उनके दुखद निधन के साथ हो गया। इस बीच वह अपनी कला के प्रति संपूर्ण सच्चाई एवं प्रतिबद्धता के साथ समर्पित रहे। वे स्वयं कहते हैं, मेरे जीवन में फैलाव नहीं है, वे चित्र नहीं हैं। भ्रमण के प्रति मुझे प्रबल तृष्णा है। मेरे पास जन्म अर्जित एक बोध है जो प्राचीन जल में बह आई किसी गुल्मलता की तरह है, जिसकी जड़ों का प्रसार मेरे मन के गंभीर प्रदेशों में निरंतर होता रहता है। संबद्ध इसलिए प्रसिद्ध बांग्ला कवि शक्ति चट्टोपाध्याय ने उनकी कृतियों को देखकर लिखा था, यह एक निरंतर अंतर्लोकवासी चित्रकार की अविच्छिन्न अनुभूतियों का काव्यकूट है। 1998 ईस्वी में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ए पेंटर ऑफ एलोक्वेंट साइलेंस गणेश पाइन बुद्धदेव दास गुप्ता द्वारा निर्देशित की गई थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ कला फिल्म में के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। तो ये चैप्टर आपका आज यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।